हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PTF एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आज हम लोग इतिहास में हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे, मुग़ल काल में आज का दूसरा क्लास हो जाएगा। इससे पूर्व में हम लोगों ने किया था बाबर के पूर्व के, यानी कि बाबर के आक्रमण के पहले का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे बाबर का जीवनी और बाबर भारत में मुग़ल वंश को कैसे स्थापित किया, बाबर ने पानीपत युद्ध को कैसे जीता, फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ, सफलता के पीछे कारण क्या थी। हम इन सभी चीज़ों पे एक बार ज़रूर ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बाबर के बारे में पहले कुछ जान लिया जाए। बाबर के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। बाबर के बारे में, बाबर का मूल नाम, जो भी हम बाबर के बारे में जो परिचय रहा और जो भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, प्रश्न बिल्कुल यहीं से रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न समझिए कि कुछ अलग से पूछे जाते हैं। अभी हम लोग NCERT का बेस्टी कर रहे हैं। अगर आप NCERT पढ़ रहे होंगे तब आप अगर पढ़िएगा तब आपको बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। बाबर का मूल नाम जो है, मूल नाम पूछा जा सकता है। बाबर का मूल नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, बाबर का मूल नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद है बाबर का मूल नाम। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1400, बाबर का जन्म जो है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को होता है। बाबर का मूल नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद होता है और जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है। 1483 में जन्म होता है बाबर का। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा होता है। पेन चेंज कर लिया जाए। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा है, उमर शेख मिर्ज़ा है और ये फरगना के शासक थे। उमर शेख मिर्ज़ा ये फरगना के शासक थे। फरगना के शासक थे बाबर के पिता। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा है और यह तैमूर वंश से ताल्लुकात रखते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तैमूर वंश से ताल्लुकात रखते थे, इनका संबंध था। इसी वंश के उमर शेख मिर्ज़ा थे। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा हो गया और माता का नाम जो है, यहाँ पे माता का नाम देखते हैं। माता का नाम कुतलग निगार खानम है। माता का नाम कुतलग निगार खानम हो जाएगा। कुतलग निगार खानम है और ये चंगेज खां के वंशज थी। ये चंगेज खां के वंशज थी। ये चंगेज खां के वंशज थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। बाबर का मूल नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा है जो फरगना के शासक थे और ये तैमूर वंश के वंशज थे। बाबर के माता का नाम कुतलग निगार खानम था और ये चंगेज खां की वंशज थी। इस तरीके से और इस तरह अगर हम लोग देखें, इस तरह देखा जाए तो, इस तरह अगर देखा जाए तो बाबर जो है, बाबर इस तरह अगर देखा जाए माता और पिता की
अगर बात किया जाए तो बाबर के रक्त में एक तरफ मंगोल की क्रूरता थी, एक तरफ मंगोल की क्रूरता थी, तो दूसरी तरफ तुर्कों के साहस का सम्मिश्रण था। तो दूसरी तरफ तुर्कों के साहस का सम्मिश्रण था। यानी कि एक तरफ बाबर जो है, बाबर के खून में तैमूर वंश का रक्त जो है वो दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो चंगेज वंशज के रक्त का भी सम्मिश्रण यहाँ पे देखा जा रहा है। इसीलिए मंगोलों की क्रूरता जो है इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, और तुर्कों का जो साहस है ये उसकी विशेषता होती है। इसलिए बाबर के रक्त में मंगोलों की क्रूरता और तुर्कों के साहस का सम्मिश्रण भी देखने को मिलता है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। बाबर के बारे में और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। बाबर इतिहास का बहुत अच्छा जानकारी रखता था। बाबर के पास इतिहास की बहुत अच्छी समझ थी, यानी कि बाबर इतिहास का ज्ञाता था। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो बाबर इतिहास का ज्ञाता था, इतिहास की अच्छी समझ थी इसके पास। और बाबर को फारसी भाषा का भी बहुत अच्छा समझ था। फारसी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से वो समझता था, बोलता था और जानता था। बाबर जो है यह फारसी भाषा का अच्छा जानकारी रखता था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो बाबर को ज्योतिषी में भी रुचि थी, इसलिए बाबर को ये ज्ञान था। बाबर को ज्योतिषी का भी ज्ञान था, बाबर को यहाँ पे ज्योतिषी का भी ज्ञान था। उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद बाबर 12 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। बाबर जो है फरगना का शासक जो है 12 वर्ष की अवस्था में बनता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पिता की मृत्यु के बाद बाबर का उम्र उस समय 12 वर्ष रहता है, और बाबर 12 वर्ष की अवस्था में गद्दी को प्राप्त करता है। 12 वर्ष की अवस्था में बाबर गद्दी को प्राप्त करता है। बाबर 12 वर्ष की अवस्था में गद्दी को प्राप्त करता है। गद्दी को प्राप्त करने के बाद कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। बाबर जब 12 वर्ष की अवस्था में गद्दी को प्राप्त कर लेता है तो उसके जो रिश्तेदार हैं, वो जो विश्वासघाती जो रिश्तेदार हैं, वो षड्यंत्र करने लगते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में बाबर जब गद्दी पर बैठता है तो यहाँ पे इसके विश्वासघाती जो संबंधी हैं वह षड्यंत्र करने लगते हैं। शेख मिर्ज़ा के समय में जो सरदार उनके साथ काम करते थे वो सरदार भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बन जाते थे। देखिए, एक्चुअली अगर कहा जाता है हमेशा अपने लोग ही धोखा देते हैं। इस हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए तो जब आप जांच करेंगे, जब आपको समझ आएगी तो पता चलेगा कि आपको सबसे ज़्यादा धोखा आपके चाहने वाले लोगों ने ही दिया, आपके रिश्तेदार दिए, आपके अपने लोग दिए। गैरों को आपसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक डायलॉग भी बहुत ज़्यादा फेमस है और सार्थक भी है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ वहाँ पानी ही कम था। बाबर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बाबर जैसे ही 12 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है, उसके विश्वासघाती जो संबंधी हैं षड्यंत्र करने लगते हैं, और यहाँ पे जो मिर्जा के साथ जो सरदार काम करते हैं वो सरदार भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि बाबर इस अवस्था में गद्दी को प्राप्त करे। इसी समय एक और भी चीज़ें हैं यहाँ पे।
आप देखेंगे समरकंद का एक सरदार था, समरकंद का एक सरदार था जो बाबर का चाचा था। समरकंद का एक सरदार था जिसका नाम था अहमद मिर्जा, अहमद मिर्जा। और यह अहमद मिर्जा जो है यह बाबर का चाचा है, बाबर का चाचा है। अहमद मिर्जा चाहता है कि बाबर को गद्दी से हटा करके फरगना पर अपना अधिकार जमा लिया जाए। ये अहमद मिर्जा चाहता है, अहमद मिर्जा चाहता है यहाँ पे कि बाबर के गद्दी को हड़प लिया जाए, बाबर का जो गद्दी है वह हड़प लिया जाए। वह प्रयास करता है लेकिन इस प्रयास में उसे सफलता नहीं मिल पाती, वह असफल हो जाता है। अहमद मिर्जा इस प्रयास में असफल हो जाता है और अहमद मिर्जा की मृत्यु बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो 1497 में हो जाती है। 1497 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, अहमद मिर्जा की जब मृत्यु हो जाती है यहाँ पे, तब बाबर आक्रमण करके इस समरकंद पर अधिकार कर लेता है। तब बाबर समरकंद पर अधिकार कर लेता है। यह इसका बहुत बेहतरीन एक सफलता मिलती है यहाँ पे, यानी कि अहमद मिर्जा बाबर के चाचा की मृत्यु 1497 में ईस्वी में हो जाता है। और 1497 ईस्वी में जब अहमद मिर्जा की मृत्यु हो जाती है, तब बाबर आक्रमण करके समरकंद को अपने कब्जे में कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है। लेकिन समरकंद में एक घटना घट जाती है बाबर के साथ। बाबर यहाँ पे आक्रमण करके समरकंद को अपने कब्जे में कर तो लेता है, अपने अधिकार में कर तो लेता है, लेकिन यहाँ पर आते आते वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। बाबर इस समरकंद में ही भयंकर बीमारी का शिकार हो जाता है, भयंकर बीमारी का शिकार हो जाता है और शिकार होने की वजह से समरकंद को खो देता है बाबर। यहाँ पे जब भयंकर बीमारी जब बाबर को लग जाती है तो बाबर इस समरकंद को अपने हाथ से खो देता है। इतना ही नहीं, समरकंद के साथ साथ वह फरगना को भी अपने हाथ से खो देता है। इस तरीके से बाबर जो है यहाँ फरगना और समरकंद जो है समरकंद, यह दोनों को अपने हाथों से खो देता है यहाँ पे। लेकिन जब यह स्वस्थ होता है, बाबर की जब बीमारी ठीक हो जाती है, जब यह स्वस्थ हो जाता है, तो फरगना और समरकंद पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करता है। लेकिन यह आक्रमण भी असफल हो जाती है, यह आक्रमण भी असफल हो जाती है। इस तरीके से बाबर को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बाबर जो है 1497 से लेकर के 1504 ईस्वी तक, 1497 ईस्वी से लेकर के 1504 ईस्वी तक वह निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। वह निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। निर्वासित जीवन यानी कि वह 1497 से लेकर के 1504 ईस्वी तक वह दर दर की ठोकरें खाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, ठोकरें खाता है, क्योंकि फरगना भी उसके हाथ से चला जाता है और साथ ही साथ समरकंद भी उसके हाथ से छीन जाती है। इसीलिए 1497 से लेकर के 1504 ईस्वी तक बाबर जो है अपने जीवन में निर्वासित वाली ज़िंदगी जीता है। उसे दर दर की ठोकरें भी यहाँ पे खानी पड़ती है। अंत में लगता है कि शायद अब इसके ज़िंदगी में फरगना और समरकंद अब हाथ नहीं आएगी। तब वह निराश होकर के काबुल जाता है, तब वह निराश होकर के काबुल जाता है और काबुल के सरदारों को अपने पक्ष में करके, काबुल के सरदारों को अपने पक्ष में करके वह 1505 में
1505 में वह काबुल पर अधिकार कर लेता है। वह 1505 में काबुल पर अधिकार कर लेता है। काबुल पर अधिकार कर लेता है बाबर। यहाँ पे इस तरह बाबर जो है 1505 से लेकर के 1525 तक, 1505 से लेकर के 1525 तक वह काबुल पर ही शासन करता है। इस तरीके से जो बाबर है 1505 से लेकर के 1525 तक काबुल पर ही शासन करता है। और जब भी उसे मौका मिलता था वह फरगना और समरकंद पर असफल प्रयास करता था। जब भी वो आक्रमण करता था वहाँ पे उसको हार ही मिलती थी, वह हार जाता था। यहाँ पे उसको हार का सामना करना पड़ता था। अब उसके सामने क्या है, समरकंद भी उसके हाथ से छीना गया, फरगना भी उसके हाथ से छीन गया है। काबुल जहाँ पे वह 1505 से लेकर के 1525 तक शासन कर रहा होता है, इसी समय में वो ख्वाब देखता है, वह सपना देखता है कि हमको भारत पे अब आक्रमण करना चाहिए। और भारत पर आक्रमण के लिए हमेशा वो बेचैन रहता है। और ये बेचैनी का वजह था क्योंकि सरदारों के षड्यंत्र के वजह से, अपने घर परिवारों के वजह से वह भारत पर आक्रमण नहीं कर रहा था। बाबरनामा में उसने ये बात लिखी है। बाबरनामा में ये बात उसने लिखी है। अब भारत विजय का निश्चय किया बाबर अब भारत विजय का निश्चय किया कि अब हमें भारत पर आक्रमण करना चाहिए। किसने किया? बाबर ने किया। क्योंकि बाबर अपने ग्रंथ बाबरनामा में स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि मेरी चाहत रही है, मेरी दिल इच्छा रही है कि मैं हिंदुस्तान पर अधिकार करूं। और यही वजह था उसने कहा था कि 1519 से लेकर के 1524 के बीच में मैंने आक्रमण भी किया था भारत पे। और मैंने पंजाब पे आक्रमण करके पंजाब को 4 बार, यानी कि पंजाब पर इसने 4 बार आक्रमण किया। बाबर ने 4 बार आक्रमण किया पंजाब पर 4 बार आक्रमण किया, लेकिन लाहौर से कभी आगे बढ़ नहीं पाया। लाहौर से कभी आगे नहीं बढ़ पाया बाबर। 1519 से लेकर के 1524 के बीच में इसने 4 बार आक्रमण किया पंजाब पर। और पंजाब पर आक्रमण करने के बाद इसकी हिम्मत नहीं बढ़ी कि लाहौर से कभी ये आगे बढ़ सके। लाहौर से कभी ये आगे नहीं बढ़ पाया। इसी बीच अब हम लोग भारत में आक्रमण के पहले एक घटना हम लोग देखेंगे। यह नवंबर 1525 की बात है। यह नवंबर 1525 की बात है। पंजाब का एक सूबेदार था। पंजाब का एक सूबेदार जिसका नाम था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी नाम था। कब? 15 नवंबर 1525 की ये कहानी है, ये घटना है। नवंबर 1525 की ये घटना है। पंजाब का एक सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इब्राहिम के एक चाचा है जिसका नाम है आलम खां। यहाँ पे एक और भी व्यक्ति है आलम खां, जो इब्राहिम लोधी के चाचा है। इब्राहिम लोधी के ये चाचा है। इब्राहिम लोधी के चाचा भी निमंत्रण भेजते हैं कि आपको भारत पर आक्रमण करना चाहिए बाबर को। तब बाबर अपने 12,000 सैनिकों के साथ वह भारत की तरफ कूच करता है। तब यहाँ पे देखिएगा, बाबर 12,000 सैनिकों के साथ वह भारत को विजित करने के लिए वह कूच कर जाता है। और दिल्ली तक आते आते उसकी सेना में 25,000 सैनिक भर्ती हो जाते हैं। वह दिल्ली तक पहुँचते
25,000 जो सैनिक है उसके साथ मिल जाते हैं। इब्राहिम लोदी का एक सरदार था जिसका नाम था, इब्राहिम लोदी का एक सरदार था जिसका नाम था बिब्बन, बिब्बन नाम था। इब्राहिम लोदी का एक सरदार था जिसका नाम था बिब्बन, और बिब्बन ने अपने 3,000 सैनिकों के साथ बाबर से हाथ मिला लेता है। 3,000 सैनिकों के साथ बिब्बन जो है 3,000 सैनिकों के साथ ये बाबर से मिल जाता है, बाबर से मिल जाता है। और इतना ही नहीं, मेवाड़ का यानी कि प्रभुत्व जो राजस्थान पे, सारे राजस्थान पे जो प्रभुत्व था, जिसके बारे में कहा जाता है कि राणा संगा ने कभी अपने जीवन में हार ही नहीं मानी, और राणा संगा भी बाबर को निमंत्रण भेजता है और संदेश भेजता है कि तुम्हें भारत में आक्रमण करना चाहिए। और राणा संगा जो है यहाँ पे, राणा संगा जो है वह कहता है बाबर को कि तुम्हें आगरा की तरफ से आक्रमण करना चाहिए, दिल्ली पर, आगरा की तरफ से दिल्ली पर आक्रमण करना चाहिए। इससे उत्साहित होकर बाबर ने क्या किया? इससे उत्साहित होकर बाबर ने पानीपत के मैदान में यानी कि इन सारे लोगों के सपोर्ट की वजह से ही बाबर भारत आया। और राणा संगा का जैसे ही सपोर्ट मिला वह काफ़ी गदगद हो गया, उत्साहित होकर के वह पानीपत के मैदान में पहुंचा, जहां पहले से ही इब्राहिम लोदी की सेना प्रतीक्षा कर रही थी। और ये जो पानीपत है, ये पानीपत वर्तमान के हरियाणा में है, हरियाणा यानी कि दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर है ये। तब यहाँ पे होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। अब आइए हम लोग देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध देखते हैं हम लोग। तब यहाँ पे होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये प्रथम युद्ध होता है आपको 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। और यह पानीपत का युद्ध दो लोगों के मध्य में होती है, ये दो लोगों के मध्य में होता है, एक है बाबर और दूसरा है इब्राहिम लोदी। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, इब्राहिम लोदी है। बाबर के पास 25,000 सेना होते हैं, बाबर के पास 25,000 सेना होती है। और वहीं इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सेना है। फिर भी इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार जाता है। बाबर के पास 700 तोपें हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे इसका युद्ध का जो तरीका है वह वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली होती है। बाबर के पास जो है वह वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली होता है, युद्ध प्रणाली। इब्राहिम लोदी के पास ये खुद एक अयोग्य राजा रहता है, यह खुद एक अयोग्य राजा रहता है। 1,00,000 जो सेना आप इसके इब्राहिम लोदी के सेना में जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे सेना किराए के सेना होते हैं। ये सारे के सारे जो सेना है वह किराए की सेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग देख ले थोड़ा। ये बाबर हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो हम लोग देख रहे थे, इब्राहिम लोदी। और ये इब्राहिम लोदी जो लड़ाइयाँ लड़ रहा था यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो दोनों आमने सामने हो गए थे, इसमें मध्ययुगीन जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था से ही ये लड़ाई लड़ रहा था। कौन? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के पास अगर देखा जाए तो भाले से लड़ाइयाँ लड़ रहा था, धनुष और बाण से लड़ाइयाँ लड़ रहा था। और यहाँ पे डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ें नहीं था इब्राहिम लोदी के पास। और यही वजह होता है कि जब बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में जब युद्ध होती है
तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे बाबर जो है वह विजयी होता है। यहाँ पे बाबर जो है वह विजयी होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध का चर्चा जो है बाबर ने अपने ग्रंथ बाबरनामा में किया है। बाबरनामा में इसका जिक्र किया है पानीपत का प्रथम युद्ध का। तो इस तरीके से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, और इब्राहिम लोदी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और बाबर यहाँ पे विजयी होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसका परिणाम क्या मिला। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसका परिणाम क्या मिला। चलिए, परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं परिणाम। तो परिणाम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोदी जो सत्ता थी वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पे लोदी जो सत्ता थी, लोदी सत्ता की समाप्ति हो जाती है। यहाँ पे लोदी सत्ता की समाप्ति हो जाती है और मुगल वंश का यहीं पे स्थापना होता है। यहीं पे मुगल वंश का स्थापना होता है। मुगल वंश का यहीं पर स्थापना होता है। यह परिणाम स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, बाबर का अगर हम लोग देखेंगे, इसी का परिणाम हम लोग देख रहे हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या होता है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाता है। दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाता है। दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाता है बाबर का, अधिकार हो जाता है बाबर का। और जैसे ही अधिकार करता है, बाबर के मन में जो पहले से एक जिज्ञासा बैठी थी कि अब हमें साम्राज्य का विस्तार करना है, यहीं से वह साम्राज्य के विस्तार के बारे में सोचने लगता है। यहीं से वह साम्राज्य के विस्तार के बारे में सोचने लगता है। यहाँ तक आते आते, जिस समय हम लोग देखे थे काबुल के पहले, वो दर दर की ठोकरें खाता था। वो ज़िंदगी में वो लगभग बहुत ऐसे पल थे जो निर्वासित होकर ही भटकते रहा, और यहाँ तक आते आते वह अब दर दर भटकने वाली जो घटना थी उस घटना से निजात पा लिया। अब उसको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं रहा। अब यहाँ पे आते आते वह अस्थायित्व जो है, अस्थायित्व प्रदान कर लिया। और इतना ही नहीं, दिल्ली और आगरा से अपार धन की प्राप्ति होती है। इसे यहाँ से अपार धन की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ दिल्ली और आगरा से उसको कोहिनूर हीरा भी प्राप्त होता है। यहाँ से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त होता है। इस तरीके से बाबर के पास अब आर्थिक दशा सुधर जाती है। बाबर के पास अब क्या होता है, आर्थिक दशा जो है वह सुधर जाता है, आर्थिक दशा सुधर जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विजय के बाद, यहाँ पे विजय के बाद बाबर क्या करता है। जब पानीपत की प्रथम युद्ध में जब विजयी हासिल हो जाती है, तो विजय के बाद बाबर अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। विजय के बाद जो है बाबर अपने नाम का खुतबा पढ़ाता है। अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, पढ़वाता है। इससे क्या होता है, इसे पूरी दुनिया में उसकी गौरव गाथा बढ़ जाती है। इसे पूरी दुनिया में उसका गौरव जो है वो बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में उसका जो गौरव है, गौरव बढ़ जाता है बाबर का। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे तो यह युद्ध जो है यह एक निर्णायक युद्ध था। परिणाम में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यह युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, यह एक निर्णायक युद्ध था। निर्णायक युद्ध था, यानी एक नए युग का आरंभ हुआ यहाँ से। यानी कि एक नए युग का यहीं से आरंभ होता है। एक नए युग का यहीं से आरंभ होता है। यहीं से आरंभ होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, परिणाम में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब युद्ध में विजयी होता है बाबर, तो युद्ध के बाद भारत की सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव पड़ने लगता है। सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, प्रभावित कर देता है।
जैसे प्रभाव की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक तरफ आप देखते होंगे मुगलों की जो ठाठ बाट है, यह प्रभाव भारत के सभ्यता और संस्कृति पर पड़ती है। और साथ ही साथ पहला देख लेते हैं मुगलों की ठाठ बाट जो है, मुगलों की ठाठ बाट का प्रभाव पड़ता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिएगा ईरानी कला और साहित्य जो है वह भारत पर प्रभाव जमाने लगता है। ईरानी कला और साहित्य जो है, साहित्य वह भारत के समाज और संस्कृति पर प्रभाव जमाने लगता है। ये परिणाम हो जाएगा इसका, ये परिणाम हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। जब बाबर की विजय हो जाती है तब भारत में क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम होता है। ये परिणाम, इतने सारे परिणाम हम लोग यहाँ पे देखें। उसके बाद एक मन में सवाल ये भी बनता होगा कि क्या वजह रहा कि बाबर को सफलता भारत में मिली, यानी कि बाबर जो है, बाबर की सफलता का कारण क्या है इसमें। बाबर सफलता के कारण हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट भी ही देख लीजिए, ठीक रहेगा। सबसे पहला पॉइंट अगर हमारा रहेगा तो ये हो जाएगा, बाबर एक अनुभवी और योग्य सेनानायक था। पहली बात, बाबर यहाँ पे देखेंगे, बाबर एक अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, अनुभवी और योग्य सेनानायक था, और योग्य सेना नायक था। दूसरे पॉइंट में अगर देखेंगे तो बाबर के पास कुशल तोपखाने थी वहाँ पे, बाबर के पास, इसीलिए उसका जो जीत था भारत के लिए वो अवश्यंभावी बन गया। बाबर के पास एक तोपखाने थी जिसका इस्तेमाल वह पानीपत में किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस सेना का निर्माण बाबर ने किया था, उस सेना में एकता और अनुशासन कुट-कुट के भरा हुआ था। सेना में एकता और अनुशासन जो है, अनुशासन या कुट-कुट कर भरा हुआ था इसके सेना में। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इब्राहिम की सेना में, यहाँ पे देखिए, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना में सबसे पहले तो वह एक अयोग्य सेनापति था, और उसकी सेना में एक अयोग्य सेनापति। और दूसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इब्राहिम लोदी के पास दूरदर्शिता का अभाव था। यहाँ पे दूरदर्शिता का अभाव था, और यही दूरदर्शिता से लबालब भरा हुआ था बाबर। और इब्राहिम लोदी को दूरदर्शिता का अभाव था, और यहाँ पे अयोग्य सेनापति था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी सेना, 1 लाख से कहीं ज़्यादा इब्राहिम लोदी की सेना थी, इस सेना में सारे के सारे लोग अनुभवी नहीं थे, साहसी नहीं थे, कुशल नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ही यहाँ पे उसके पास एकता नहीं थी, अनुशासन नहीं था, और यहाँ पे संगठन नहीं था, जिसके वजह से इतनी बड़ी सेना इब्राहिम लोदी की मात्र 25,000 बाबर की सेना के सामने घुटने टेक देती है। मात्र 25,000 जो है सेना के सामने घुटने टेक देती है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, यह सिर्फ अभी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध था। एकदम बेजोड़ तरीके से कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। इतिहास में जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं तो सारे पॉइंट हम लेंगे, प्रश्न जहाँ से भी पूछिए आप बना लेंगे। एक बार बस समझिए और एकदम जुड़े रहिए, और अपने साथी संगियों के बीच में ज़रूर एक बार शेयर करिए इसे। और हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग मुग़ल काल अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि मेडिवल इंडिया हम लोग पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल इसी तरह पूरे गहराई में चल करके पढ़ेंगे, ताकि कम से कम प्रश्न बने, छूटे नहीं प्रश्न।
ये नहीं कि जब भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो लगे कि हमने पढ़ा ही नहीं था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।